देख रहे हैं एबीपी न्यूज। एक बार फिर से आप सभी का मैं मास्टर स्ट्रोक में स्वागत कर रही हूं। आज मेरे हाथ में एक पन्ना है और इस पन्ने पर किसानों की एक अपील है। इस अपील की 10वीं लाइन में हमारा जिक्र है, यानी कि मीडिया का, और इस अपील की 11वीं लाइन में आपका जिक्र है, यानी देश की जनता का। और ये देश भर के उन किसानों की अपील है जो अपनी मांग को लेकर आज दिल्ली में जुटे हैं। हमने इनकी बात को, इन लाइनों को एक चैलेंज के तौर पर लिया है और इसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए हम आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत किसानों की खबर से कर रहे हैं। ये चैलेंज क्या है? हमारे देश के किसानों की मांग क्या है? किसान किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं और हम और आप सच में कैसे इनकी मदद कर सकते हैं, यह आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी मास्टर स्ट्रोक में। लेकिन सबसे पहले किसानों से जुड़ी 5 हेडलाइंस तो आप जान लीजिए। देश भर से आए किसानों ने आज दिल्ली में संसद के बाहर, संसद के पास धरना दिया, कर्ज से आजादी की और फसल की सही कीमत मांगी। प्रदर्शन में देश भर के करीब 35,000 किसान शामिल हुए। संसद का विशेष सत्र बुलाकर समस्या को खत्म करने की इन्होंने मांग की। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की सभा में 8 राजनीतिक दल शामिल हुए। एक मंच पर राहुल और केजरीवाल नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के भविष्य के लिए जनता को अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को बदलना पड़े तो बदल दो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने वादों से मुकर गई है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने से पीछे हट गई है। खबर जानिए। जुमलेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठे वादे बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान से जो टकराएगा हम सबको रोटी देते हैं, फल फूल दूध दही मक्खन हम खिलाते हैं और हम अब भूखों मरते हैं। खेत में पसीना बहाने वाले किसान जब सड़कों पर यूं प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएं, तो उनके दर्द को समझना होगा। कई राज्यों के करीब 200 से ज्यादा संगठनों से जुड़े ये किसान अपने उसी दर्द को बताने दिल्ली पहुँचे। इस पोस्टर को देखिए जिस पर लिखा है, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत न दे सका, वो जान की कीमत क्या जाने। ऐसे ही पोस्टर हर हाथ में नजर आए। सीधा तंज था सरकार पर, जैसे इस पोस्टर पर लिखा है, ऊंची मूर्ति मरता किसान, कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान। तो इसमें लिखा है, अच्छे दिन की आस में लुट गई जनता विकास में। जितना हम लोग दुख से झील गए हैं कि अब हम लोग को आंख फोड़ना ठीक है मगर ताकना ठीक नहीं है। इतना अत्याचार। इन किसानों में से कोई महाराष्ट्र से आया था तो कोई बिहार से, कोई हरियाणा से था तो कोई आंध्र से। लेकिन सब सिर्फ इतना चाहते थे कि चुनाव में उनके नाम पर वोट मांगने वाले नेता उनकी तकलीफ को भी समझे। यही संदेश उनके बैनरों में भी था। चलो रे चलो किसान नहीं होता तो खेती नहीं बनती, किसान नहीं होता तो खेती नहीं बनती, किसान नहीं होता तो रोटी नहीं बनती, किसान नहीं होता तो रोटी नहीं बनती। नेता खा के मस्त है, किसान भूखा प्यासा क्यों? नेता खा के मस्त क्यों है, किसान भूखा प्यासा। और देश के किसान को बचाओ, यही मांग लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर ये लॉन्ग मार्च चल रहा है। तो महाराष्ट्र के किसानों को आपने सुना, जो महाराष्ट्र में भी इससे पहले आंदोलन कर चुके हैं और इनका कहना है कि सरकार कह तो देती है लेकिन जमीन पर कुछ कार्रवाई नहीं करती। और महाराष्ट्र के बाद ये लोग दिल्ली में मार्च निकाल रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान नंगे बदन थे, कुछ खोपड़ी की माला पहन कर आए थे। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी हालत क्या हो गई है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि किसानों को लेकर राजनीति को या राजनीति जो शुरू हुई वो आज भी बदस्तूर जमकर होती रही। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, शरद यादव, डी राजा, ये वो नेता हैं
जो किसान आंदोलन की जमीन पर सियासी फसल काटने पहुंचे थे। किसान सामने हाथ फैलाए बैठा था और ये मंच पर हाथ में हाथ डालकर 2019 के लिए चुनावी समीकरण बैठा रहे थे। देखिए, अगर हमें कानून बदलना पड़े, चीफ मिनिस्टर बदलना पड़े या प्रधानमंत्री बदलना पड़े, हम किसान का भविष्य बना के ही रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। दोस्तों, देश का किसान आज जिस हाल में है उसकी वजह राजनीति ही तो है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसानों के साथ सबने धोखा किया है। यही बताने देश के 14 राज्यों के किसान आज दिल्ली पहुंचे। किसानों को बोल देता है किसानों को भला कर देगा, वो झूठ बोलता है आदमी, झूठा है वो। स्वामीनाथन कमीशन को लागू करो और देश के किसान को बचाओ। समर्थन मूल्य बिहार में 1700 साढ़े 1700 रुपए बिक रहा है, 1100 साढ़े 1100 में। कोई वहाँ पूछताछ करने वाला नहीं है। कोई भी रेट नहीं मिल रहा है, खाली और आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, व्यापारियों को दे रहे हैं, खाली किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। फसलें सूख जाती है तो वो बोलते हैं कि तुमको हम बीमा वो करवा देंगे, फसलें का बीमा कर देंगे। कुछ नहीं किया हमारा। इतनी दूर से एमपी से यहाँ आए हैं हम मांग रखने के लिए। अगर फिर भी अगर ने कुछ करेगा फायदा तो फिर हमको तो मरना ही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इकट्ठा हुए किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें वादों के मुताबिक फसल की लागत का 1.5 गुना दाम मिले, एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बने, किसानों की कर्ज माफी हो और कर्ज मुक्ति का कानून बने। इन दोनों कानूनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इन मांगों को लेकर पिछले 6 महीनों में 5 बार किसान दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन हर बार उनके आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता है और किसान की हालत वैसी की वैसी ही रहती है। तो किसान बेचारा तो हर तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ फसल के सही दाम नहीं मिलने की परेशानी है और दूसरी तरफ एनजीटी का वो आदेश है जिसकी वजह से 10 साल से पुरानी डीजल इंजन वाली गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। इसमें किसानों के ट्रैक्टर्स भी जब्त किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में इसका विरोध करने के लिए किसान आज इंजन से टक्कर ले बैठे। ये ट्रैक्टर डीजल से चलता है और ट्रैक्टर से बंधा रेल इंजन भी डीजल वाला है। किसानों ने इस डीजल इंजन को अपने घर यानी अपने गांव ले जाने की ठानी है। यहाँ पर ये रेलवे का डीजल इंजन है जिसमें किसानों ने रस्सी बांध दी है और रस्सी को ट्रैक्टर से बांध दिया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस डीजल इंजन को खींच करके अपने गांव ले जाए। यानी एक तरीके का ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन ही है। किसानों के 10 साल पुराने ट्रैक्टर्स जब्त किए जा रहे हैं। बस क्या था, उन्होंने कहा कि 10 साल पुराना डीजल रेल इंजन कैसे चल सकता है। इसलिए मुजफ्फरनगर स्टेशन पहुंचे और इंजन को ट्रैक्टर से बांध कर ले जाने लगे। किसान कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, जबकि 10 साल से पुरानी सरकारी डीजल गाड़ियां खुलेआम चल रही हैं। जो गाड़ी खड़ी है ये विभाग की है गाड़ी और ये करीब 88 मॉडल ये गाड़ी है। यहाँ पर अफसर मत्स्य पालन के यहाँ पर आए थे आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं, मिलने के लिए नहीं आए थे, वे तो यहाँ से निकल रहे थे और आप लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली? हमने गाड़ी रोकी, इसके कागज दिखाओ भाई। कागज है नहीं। आरटीओ बुलवाया, यहाँ के विभाग के अधिकारी यहाँ पे बुलवाए, कोई जवाब किसी के पास में नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 32 साल पुरानी। किसान कह रहे हैं उनके पास सालों पुराने ट्रैक्टर्स हैं जिसका इस्तेमाल दूसरी डीजल गाड़ियों की तुलना में बहुत कम होता है। इसीलिए एनजीटी का आदेश ट्रैक्टरों पर लागू नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट्रियों को जो गाड़ियां बनाती हैं, जो ट्रैक्टर्स बनाती है, उन फैक्ट्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से ये आदेश जारी करे जा रहे हैं। इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। किसान अड़े हुए हैं। अगली धमकी डीएम का दफ्तर घेरने की है, जहां पुरानी सरकारी गाड़ियां रोकी जाएंगी। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ होता है? जब किसानों के बारे में आप पढ़ते हैं, जब हिंदुस्तान के बारे में आप पढ़ते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सच्चाई वो है
जो अभी आपने देखी। 70 सालों से किसानों का शोषण हो रहा है, उन्हें राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद किसान अपने प्रदर्शन के दौरान हमारा और आपका ख्याल रखते हैं। आज आपको किसानों के इस रूप को भी देखना चाहिए, उनकी इस अपील को, जो पन्ना हमने मास्टर स्ट्रोक के बिल्कुल शुरुआत में आपको बताया और दिखाया था, उसे देखना चाहिए। माफ कीजिएगा, हमारे इस मार्च से आपको परेशानी हुई होगी। हम किसान हैं, आपको तंग करना हमारा इरादा नहीं है। सरकार को और आपको अपनी बात सुनाने बहुत दूर से आए हैं, हमें बस आपका 1 मिनट चाहिए। तो क्या आप अगले 1 मिनट पूरे धैर्य से किसानों की इस तकलीफ को समझने के लिए तैयार हैं? सिर्फ 1 मिनट। हो सकता है आप इस वक्त खाना खा रहे हो, आपके खाने में सब्जियां भी होंगी, दाल भी होगी, जिन्हें आप बाजार से महंगे दामों में खरीदते हैं, और इसी से जुड़ी है इन किसानों की तकलीफ। अपनी चिट्ठी में किसानों ने लिखा है कि जिस साबुत मूंग को आप बाजार में 120 रुपए किलो के भाव से खरीदते हैं ना, उसके लिए किसान को सिर्फ 46 रुपए मिलता है। टमाटर आप 30 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन उसे उगाने वाले किसान को केवल 5 रुपए मिलते हैं। सेब 110 रुपए किलो खरीदते हैं, किसानों को मिलता है सिर्फ 10 रुपया। और दूध 42 रुपए लीटर है, लेकिन किसान के पास जाता है सिर्फ 20 रुपया। मतलब किसान सिर्फ घाटा ही उठा रहा है और उसकी मेहनत पर मौज कर रहे हैं बिचौलिए। ऐसे में किसान सड़क पर ना उतरे, खेत में आत्महत्या ना कर लें तो क्या करे? आज दिल्ली में किसानों के मार्च में तेलंगाना से आई इन महिलाओं की तकलीफ को महसूस कीजिए, देखिए। ये कौन थे आपके? मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड थे? कब इन्होंने आत्महत्या की? अभी 1 साल हो गया, डेट का है इधर। 1 साल हो गया। देखिए लिखा है 3-4 मार्च 2018, इसी साल इन्होंने आत्महत्या की। कितना कर्ज था आप पर? मेरा 2 एकड़ है, अब 2 एकड़ कौल लिया है, वो आत्महत्या करके मर गया। वो बाकी ये कौन थे आपके? ओ मेरा भर्ता हस्बैंड पेर काशया। कितना लोन था आप पर? 4 लाख 4 लाख। 4 लाख। सरकार ने कोई मदद नहीं की? नहीं मदद। देश में हर दिन औसतन 34 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हर किसान परिवार पर लगभग 47,000 रुपए का कर्ज है। और इस गहरे दर्द के बावजूद जब ये किसान अपनी मांग को लेकर आंदोलन करता है तो उसे पहले आपकी फिक्र होती है। इसीलिए चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या गाजियाबाद, किसान जब भी सड़कों पर उतरा है उसने आपको कोई तकलीफ नहीं होने दी। सड़कों पर कोई कोहराम नहीं मचाया, शांति से, अनुशासन से अपना मार्च निकाला और चले गए। उनकी बस एक ही गुजारिश है कि खाना खाते वक्त आप भी उनके दर्द और उनकी परेशानी के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। ये आंकड़ा मास्टर स्ट्रोक से पहले जो मैं बताने वाली हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, रट लीजिएगा और आंकड़े का तब दोबारा इस्तेमाल कीजिएगा, जहन में लाइएगा जब आप वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा आपको गुस्सा दिलाएगा। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर संसद की स्ट्रेंथ क्या है अभी? 777। इनमें से खुद को किसान बताने वाले सांसदों की संख्या आपको पता है? 303। इस वक्त देश की संसद में 303 ऐसे नेता हैं जो खुद को किसान बताते हैं, और उसके बावजूद लाखों किसान सड़कों पर हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात बताइए आप क्या हो सकती है? और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक, जिस दिन असली अन्नदाता नेता बन गया ना, सियासत दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। खबरों का अगला मास्टर स्ट्रोक भगवान की जाति बताने वाली राजनीति पर करना है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि राजभक्त कौन है, राम भक्त कौन है। सवाल यह है कि राम भक्त हनुमान कौन थे, किस जाति के थे। सबसे पहले इस खबर से जुड़ी 5 बड़ी बातें आप जान लीजिए। राष्ट्रीय SC/ST आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने हनुमान जी को आदिवासी बताया। अब पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने यह कहा कि अनुसूचित जनजाति में हनुमान एक गोत्र होता है, इसीलिए हनुमान जी आदिवासी है। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को SC, वनवासी और वंचित बताया था। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा है कि भगवान राम के समय जाति नहीं वर्ण व्यवस्था थी, लिहाजा हनुमान जी आर्य नस्ल के थे।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने योगी के हनुमान जी पर बयान से किनारा कर दिया और कहा कि योगी से पूछना ही बेहतर होगा। हमारे यहाँ कुछ जातियों में साक्षात हनुमान गोत्र भी है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस दंडकारण्य में भगवान ने एक बड़ा सेना का संधान किया था, उसमें ये जनजाति वर्ग के लोग थे, नहीं है, जनजाति है। ये नंद कुमार साय है, SC/ST आयोग के अध्यक्ष। अब देश की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करने वाले HRD मंत्रालय के राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह को सुनिए। बहुत रिसर्च करके आए थे और हनुमान जी को आर्य नस्ल का बता गए। हनुमान जी आर्य थे। इस देश का नाम सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। इस देश के अंदर आर्य यहीं के मूल निवासी थे और हनुमान जी और भगवान राम वो आर्य थे। कांग्रेस की झोली में बैठे बिठाए मुद्दा टपक पड़ा। अब वो भगवान को भी जाति, वर्ण और धर्म में बांटना चाहते हैं। पहले जनता को बांटा, अब भगवान को बांट रहे हैं। आप कहां तक जाएंगे? अब ये भगवान पे भी जातियों की राजनीति करना चाहते हैं। जाति की राजनीति और भगवान की श्रद्धा के बीच में कोई ऐसी बातचीत होनी नहीं चाहिए। बीजेपी को इस मुद्दे से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं दिख रहा। लगभग 33 करोड़ ईश्वर हैं इस देश में। अब हर क्यों अपनी अपनी आस्था का सवाल है। अब योगी जी भी स्वयं में अपने आप में नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत हैं। अब उन्होंने एक संदर्भ में बात कही है, इसको कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। राजस्थान में 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। योगी आदित्यनाथ वहां स्टार प्रचारक हैं, लेकिन हनुमान जी के कारण नोटिस झेल रहे हैं। योगी जी ने जो बयान दिया अलवर के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि हनुमान जी वंचित हैं, हनुमान जी आदिवासी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये सरासर गलत है। हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। इस मामले में हमने उनको नोटिस दिया है सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से और उनसे कहा है कि 3 दिन में या तो माफी मांगे कि हनुमान जी के बारे में इस प्रकार का अपमान हम नहीं सहेंगे। पता नहीं ये मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता ये सब ऐसी चीजें क्यों करते हैं, क्योंकि संविधान की शपथ लेते हैं जब ये मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। संविधान क्या कहता है, इनको आज गौर से सुनना चाहिए। संविधान कहता है कि आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं भाई। लेकिन यही मंत्री जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो अपनी शपथ को दरकिनार करके सबके सब जीत के लिए सारे हथकंडे अपनाने लग जाते हैं। संविधान, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सबको ताक पर रख देते हैं सिर्फ और सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए। मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े। बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है। ये नरेंद्र, उसके पिताजी का नाम मालूम है। धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं। भारत का संविधान कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। भारत का चुनाव आयोग कहता है कि जाति, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का आदेश है कि जाति, धर्म को आधार बनाकर वोट मांगना गलत है। संसद ने 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट पास किया और जाति आधारित भेदभाव पर कानून बनाया। लेकिन संविधान को अपना धर्म बताने वाले नेता वक्त वक्त पर इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। जात पात और धर्म कुर्सी तक पहुंचने का जांचा परखा तरीका है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को दरकिनार कर सारी पार्टियां इसका सहारा लेती हैं। चुनाव आयोग की धारा 123(3) के मुताबिक अगर कोई किसी को धर्म, जाति के आधार पर वोट देने या न देने के लिए कहता है तो ये अपराध है। लेकिन इसकी परवाह किसे है? जो मुसलमान बूथ हैं वहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ और अगर वहाँ 50-60% हुआ, ये क्यों हुआ 60%, 90% क्यों नहीं हुआ? इसका पोस्टमार्टम पिछले चुनाव का करना बहुत जरूरी है। आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम्हें कौन कल तक जानता था देश का प्रधानमंत्री बनने के पहले? और आज भी तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं। राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। राजीव गांधी के माँ का नाम सब लोग जानते, इंदिरा गांधी। लेकिन ये नरेंद्र, उसके पिताजी का नाम मालूम है, उसके पिताजी को तो छोड़ ही दो आप। ये नेता इसीलिए भी बेलगाम है क्योंकि कानून तो है लेकिन किसी गुनहगार को अब तक सजा नहीं मिली है। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं।
नेता जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं। आप नेताओं को जिम्मेदार मत ठहराइए, थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक कर दीजिए, ये फायदा उठाते हैं आपका। इस खबर का मास्टर स्ट्रोक देश की जनता के लिए है, संदेश है एक, और वो ये है कि नेताओं को आपकी कमजोरी पता है, इसीलिए जीत का फॉर्मूला ये वाला चलता है, जाति का फॉर्मूला। 6 घंटे तक चले हमारे शिखर सम्मेलन में हमने 5 मिनट का एक स्पेशल एडिशन निकालकर आपके लिए तैयार किया, इन केस अगर कल आप शिखर सम्मेलन के साथ ना जुड़ पाए हो। इसे देखकर इस चुनाव और 2019 के चुनाव में अपना एजेंडा सेट करने में आपको मदद मिलेगी। ये बताइए, जब भी सीएम के दावेदारों की बात होती है, आप लोग कह रहे हैं कि वो हम बाद में तय करेंगे, विधायक दल हमारा तय करेगा। बीजेपी से लगातार मुद्दा बनाए हुए हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अशोक गहलोत जी जादूगर हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं कांग्रेस सत्ता में आ जाए और सीएम की कुर्सी पर उनकी जादूगरी चल जाए? उसमें क्या बुराई है? अगर विधायक दल मिलके को निर्णय करेंगे तो ये तो लोकतांत्रिक प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी है कि जिसको बहुमत है, जो विधायक चाहेंगे, जो पार्टी चाहेगी, वही काम करेगा। और मुझे समझ में नहीं आता, मुद्दा ये है कि अच्छा, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको, बीजेपी के नेता सब बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब वो मान गए कि कांग्रेस का राज आने वाला है। मुझे तो इस बात की खुशी है। मंदिर मस्जिद की अगर बात हो रही है तो गोत्र तो आप लोगों की भी तरफ से आ गया, क्या जरूरत थी उसकी? अच्छा, अब आप सुनो, जब भी कभी हवन होता है किसी घर में, तो वहां पे जो पुजारी होता है वो आपको अपने गोत्र का उच्चारण करने के लिए बोलता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं इस बात को। और मैं वहां था, वहां कोई मीडिया नहीं थी, वहां पब्लिक कोई नहीं था, बहुत दूर बैठे थे, 4 लोग बैठे थे और वो हम पूजा कर रहे थे। उन्होंने पूछा अपने गोत्र का उच्चारण कर, उन्होंने कर दिया। ये बात किसी ने बताई, फिर किसी को बताई, तो पूरे देश भर में बात फैल गई। अगर राहुल गांधी जी वो नहीं बताते तब आप उनको कोसते। अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जिसने ये कह दिया है कि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है, तो सरकार के लिए रामलला प्रायोरिटी है कि नहीं है? देखिए, पहली बात मैं आपसे कह दूं, हम प्रभु राम के मामले को चुनाव से नहीं जोड़ते। और एक बात मैं एबीपी के चैनल पर साफ साफ कहना चाहता हूं, वहां भव्य राम मंदिर बने हमारी आस्था है, हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, और संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत जो भी उचित काम करना होगा हम करेंगे। और मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब कोई बहाना मत बनाइए, कानून बनाइए। देखिए, मोहन भागवत जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैं उनकी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी भी पीड़ा है, ये पीड़ा कई मामलों में हम लोगों की है और यहां के लोगों को भी है। उस पीड़ा को सियासत रंग नहीं देना चाहिए, एक टीवी डिबेट में उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। महंत मुकुंद शरण आपसे पूछ रहे हैं, श्रीमान प्रकाश जी, राम मंदिर चुनावी मुद्दा ही रहेगा या कभी बनेगा भी? राम मंदिर ऑलरेडी बन गया है। मैं 6 दिसंबर 1992 में मैं वहां था, मंच पर था, मैंने देखा है, और उसी दिन सारे मंदिर की स्थापना भी हो गई, नए तरीके से पूजा पाठ शुरू हुआ। और दूसरे दिन भी मैं वहां था, मैं विधायक था, तो वहां मैंने देखा सारे मिलिट्री वाले और सारे पुलिस वालों ने अपने जूते उतारकर पहला ड्यूटी संभालने के लिए पहला काम किया कि रामलला का दर्शन लिया। ये वास्तविकता है भारत की, और उसके साथ उन्होंने आगे बढ़े। तो ये मंदिर तो बन गया है, रोज हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, अब वो भव्य बनना बाकी है। इमरान खान टेंशन दे गए हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि ये पीएम बने तो बात बनेगी, राहुल गांधी का फिर नंबर नहीं आएगा। देखिए, जो आईएसआई के पूर्व प्रमुख हैं वो भी किताब लिखकर बाकायदा लिखते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहें तो पाकिस्तान को सूट करता है। इसलिए आज चुनाव राजस्थान में हो रहा है। आइए भटके मत, क्योंकि ना चुनाव हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हो रहा, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में वोट पड़ रही। आपने एक प्रश्न पूछा, सिद्धू जी व्यक्तिगत हैसियत से गए, हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार को औपचारिक हैसियत से निमंत्रण मिला अमरिंदर सिंह जी को। अमरिंदर सिंह जी ने कहा करतारपुर साहब सिखों के लिए नहीं, सबके लिए पूजनीय है, परंतु जब तक वहां से उग्रवाद आएगा मैं नहीं जाऊंगा। वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। परंतु हरदीप पुरी जी तो फिर भी गए, वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में नहीं गए, वो मेरी और आपकी नुमाइंदगी कर रहे थे। वो कह रहे हैं हरसिमरत जी भी वहां नुमाइंदगी कर रही थी। वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। अच्छा, अगर सिद्धू जाए तो वो एंटी नेशनल प्रोग्राम है,
हरदीप पुरी उसी कार्यक्रम में जाए तो वो सांस्कृतिक प्रोग्राम है। वो जो जवाहरलाल नेहरू से मोतीलाल नेहरू शुरू करेंगे गालियां देना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जागते, उठते, सोते, खाते, पीते, बस दिन भर गांधी 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 गांधी। आदरणीय राज बब्बर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रुपया गिर रहा है उनकी माताजी के उम्र के पास पहुंच गया। मैं तो चाहूंगा कि आपकी माँ, मेरी माँ, आदरणीय राजीव जी की माताजी, यहाँ जो भी बैठे हैं सबकी माताजी 200 साल तक जिए। माँ माँ होती है, माँ को खींच के रण में लाने की क्या आवश्यकता थी? शुरुआत जो है आपने की। आपने तो कहा था कि रुपया, अगर आप पुराना निकाल लो वीडियो मोदी जी का 2014 का, भाई और बहनों रुपया जो है मनमोहन सिंह की उम्र पार कर रहा है। मनमोहन सिंह जैसे शालीन व्यक्ति के लिए ये शुरुआत तो आपने, जुमला तो आपका दिया हुआ है ये। वैसे राजीव जी ने आज बड़ा अच्छा सा एक्टिंग किया, रुपया ऐसे किया। मैं भी एक्टिंग कर सकता हूं मगर मैं उनकी एक्टिंग करूंगा नहीं, क्योंकि एक हाथ में माइक है, मुझे अगर बाहें चढ़ानी होगी तो कैसे एक्टिंग करूंगा? ऐसे ऐसे करके कहते हैं पीछे से आलू आगे से सोना, पीछे से आलू आगे से सोना। वो अमित शाह जी का बयान था सर, वो अमित शाह जी का बयान था, वो अमित शाह को कोट किया था उन्होंने। खबरों का अगला मास्टर स्ट्रोक जो है वो भी रजनीकांत की ही बात को लेकर है। उनकी फिल्म 2.0 रिलीज हो गई। फिल्म में मोबाइल को विलन की तरह दिखाया गया है। ये बात मोबाइल ऑपरेटर्स को बहुत चुभ गई है। आज रजनीकांत के लिए दीवानगी भी दिखी, लेकिन विरोध के बीच। ये हम लोग 1000 दिवाली है उतना, ये अपना एक तलवे का पिक्चर में उतना मजा हम लोग आ रहा है। रजनीकांत ने सिनेमा हॉल के बाहर एक बार फिर लंबी लाइनें लगवा दी। हम लोग का पिक्चर जो 2.0 एकदम सुपर पिक्चर है। वो उसका जैसा कोई एक्टर नहीं है, हिंदुस्तान से भी बाहर है, अभी वर्ल्ड से भी बहुत बड़ा ऊपर हो जाएगा। बहुत अच्छा पिक्चर है। Something new. The movie. Watch in 3D for best experience. Talavar is back. फैंस खुद आते हैं, साथ में बैंड बाजा भी लाते हैं। रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए बच्चे, युवाओं के साथ साथ ये बुजुर्ग दादी भी पहुंची थी। चेन्नई में तो जैसे त्योहार चल रहा है, लोग दफ्तरों से छुट्टियां लेकर फिल्म देख रहे हैं। रोबोट 2.0 500 करोड़ रुपए में बनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगलयान भेजने का खर्च 450 करोड़ है, यानी 50 करोड़ रुपए की नेट बचत। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।